नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक 3 अगस्त 2025 को प्रयोगशाला परिचालक का आप सभी का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं आप लोगों का एक मॉडल पेपर बना के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, प्रयोगशाला परिचालक का एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग साइंस के पूरे सेक्शन सिलेबस वाइज, जैसे कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, छत्तीसगढ़ और आपका भूगोल, भारत का भूगोल, इसके मैं कुछ प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो व्यापम में आए हुए हैं और जो व्यापम में आ सकते हैं, उसका मैं कुछ क्वेश्चंस का मॉडल पेपर बनाया हूँ, जिसे आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ परीक्षा में इसमें से आपके प्रश्न भी बनेंगे। और आप लोगों के लिए मैं इससे पहले भी कुछ मॉडल पेपर प्रयोगशाला परिचालक का लाया हूँ। छत्तीसगढ़ का MCQ कंटिन्यू बना ही हुआ है दोस्तों, अभी भी बनते ही जा रहा है, तो उसे भी आप लोग एक बार ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रयोगशाला परिचालक मॉडल पेपर 2025। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है केवल जीवित वनस्पति का, केवल जीवित जानवरों का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, या जीवित या मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जीवित एवं मृत दोनों जानवरों का, ठीक है। जीवित और मृत जानवरों दोनों का ही इसमें क्या होता है, अध्ययन होता है। जंतु अर्थात जूलॉजी, ठीक है दोस्तों, जूलॉजी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, इसका जनक है आपका थियोफ्रेटस। देखिए, जो क्वेश्चन से संबंधित और प्रश्न बनते हैं उसको मैं आप लोगों को ऑप्शन में ही बताते चलूँगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जंतु विज्ञान का जनक होता है थियोफ्रेटस। जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जीवित और मृत जानवरों दोनों का। प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके व्यापन में, इसलिए आप ये सब ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा जटिल देखने को मिलेंगे, कठिन देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपके बहुत ईजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके जो है कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा, जैसे कि ये प्रश्न था, ठीक है। इसी को ही मैं आधार बना करके, यही कॉन्सेप्ट को आधार बना के आज का पेपर मैं तैयार किया हूँ। तो संभवतः आप लोगों का प्रश्न की जो रूपरेखा है कुछ इसी प्रकार से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण काल के किस स्थल से माता सीता जी का अपहरण हुआ था? ये छत्तीसगढ़ का प्रश्न है दोस्तों। रामायण काल के किस स्थल से माता सीता का अपहरण हुआ था? ऑप्शन है रामाराम, इंजराम, पंचवटी या बारसूर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचवटी। पंचवटी ये जो है आपका कांकेर में है दोस्तों। पंचवटी कहाँ पर है आपका? कांकेर में है। जबकि रामाराम आपका सुकमा में है, जहाँ पे भूदेवी की पूजा किया था प्रभु श्री राम ने। इंजराम ये भी आपका सुकमा जिले में है, ठीक है। यहाँ पर भगवान शिव श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की पूजा किया था। और बारसूर आपका बाणासुर की राजधानी हुआ करती थी उस समय रामायण काल में, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है रामायण काल से संबंधित जो ये प्रश्न है उसमें ऑप्शन अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ किस स्थल जटायु की राजधानी माना जाती है? छत्तीसगढ़ के किस स्थल को जटायु की राजधानी मानते हैं? बारसूर, गीदम, कोंटा या गोपालपट्टनम। ये आपका भोपालपट्टनम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गीदम। गीदम अर्थात गिद्ध, ठीक है। तो जटायु जो थे आपके गिद्ध थे, पहला चीज़ तो याद रखना है। और यही जटायु जी जो थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी आपका गीदम, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? दंतेवाड़ा में, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला में पड़ता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इस चीज़ को भी। नेक्स्ट है, देखिए छत्तीसगढ़ का जितना ज़्यादा MCQ मैं आप लोगों को दिया हूँ उसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप अभी आबकारी अक्षर का पेपर हुआ था, इससे पहले ADI का पेपर हुआ था, आप उसमें से ज़रूर से जाके देखिए, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसमें आपका हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो MCQ है आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ, उसको आप लोग ज़रूर से देखिए। क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे वहाँ से, हर एग्ज़ाम में बनेगा, इसलिए आप उसको पढ़ के ज़रूर से जाइएगा दोस्तों, ठीक है। हर एग्ज़ाम में, चाहे अमीन का हो, पटवारी का हो, फूड इंस्पेक्टर का हो, CMO का हो, ACF का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सबका हो, आपको उसमें प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे CG कांस्टेबल का क्यों ना हो। इसलिए एक बार ज़रूर से आप लोग उसको देख के जाइएगा। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का, जिसमें थ्योरी क्लास चल रहा है, उसमें भी पूरा बेसिक के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आधार बना करके सभी चीज़ों को जोड़ करके बताया हूँ। थ्योरी क्लास आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कहीं आपको इधर उधर बुक खोजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और MCQ का जो है फॉर्मेट जो बना हुआ है आपका, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं, आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से देख के जाइएगा।
नेक्स्ट है, किस स्थल पर भगवान श्री राम ने खर दूषण का वध किया था? ठीक है, पंचवटी, खरोद, रतनपुर या आरंग? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, खर दूषण का जो साम्राज्य था वो खरोद था, और यहीं भगवान श्री राम जी ने खर दूषण का वध किया था। खरोद वर्तमान में अभी कहाँ पर है आपका? ये शक्ति जिले में आता है दोस्तों, याद रखेंगे, कहाँ? शक्ति जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या पोमोलॉजी? ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है। मैंने मिक्स किया है दोस्तों, शफलिंग कर दिया है, ठीक है, पेपर को, क्वेश्चंस को जो है पेपर के, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी है, इससे आप लोगों का दिमाग काम करेगा पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी नहीं कहते, साइटोलॉजी आपका सेल के अध्ययन को बोलते हैं, जबकि माइकोलॉजी आपका कवक के अध्ययन को कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी आपका जो हो गया, ये चर्म से संबंधित है, आपका जो स्किन वगैरह है उसका अध्ययन करते हैं, जबकि पोमोलॉजी है आपका क्या? फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू कैसे फैलता है? जो आपका डेंगू है वो किससे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी को मालूम है डेंगू जो आपको मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस मच्छर। एडिस मच्छर के काटने से आपको क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है, और यह मच्छर विशेष रूप से एडिस या इजिप्टी डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को काटने से बाद होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है डेंगू वायरस। डेंगू क्या है? वायरस है एक प्रकार का, ठीक है, जो कि एडिस मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद वह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह वायरस फैल जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि वायरस डेंगू एक वायरस है। ठीक है, प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है, एक वन काष्ठ है, एक जड़ी बूटी है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रवाल को इंग्लिश में बोलते हैं कोरल। ठीक है, और कोरल रीफ क्या है दोस्तों? एक समुद्री जीव है। ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा क्या है, जहाँ पे आपका चट्टान रहता है, समुद्र का जो आपका स्टार्टिंग रहता है, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बार बार पानी आना जाना करते हैं, तो वहाँ पे प्रवाल भित्ति जो है उसका निर्माण हो जाता है। चूना जहाँ पे चूना पत्थर का निक्षेप होता है। ठीक है, यहीं पर आपको कोरल उसको खाते हैं, और कोरल जीव वहीं पर अधिक रूप से पाए जाते हैं। तो एक प्रकार के क्या है? आपका समुद्री जीव हैं। ठीक है, जीवाणुओं को पौधा माना गया है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये सभी जगह पाए जाते हैं, वह गति नहीं कर सकते, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु अर्थात आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को पौधे माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कठोर कोशिका भित्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथ्रालियो, राना टिग्रिस, या आपका हो गया होमोसेपियंस, या पेस्टर डोमेस्टिक्स? देखिए पैंथ्रालियो जो है ये आपका लायन है, लायन अर्थात शेर, इसका वैज्ञानिक नाम है। जो आपका राना टिग्री या इसे राना टिग्रीना बोलते हैं, ये आपका मेढक का वैज्ञानिक नाम है, फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम। तो प्रश्न करता है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना। होमोसेपियंस आप जानते हैं वैज्ञानिक नाम किसका है? हम जैसे ह्यूमन बींग्स का जो है, मानव जाति का या मानव का आपका क्या है? साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और पेसर डोमेस्टिक, तो आपने लोगों ने देखा होगा दोस्तों गौरैया, जो स्पैरो बोलते हैं हम लोग, अब जो कि विलुप्ति के कगार पर है। ये बहुत ही ज़्यादा आपका अभी कहाँ पे देखने को मिलेगा? जंगल झाड़ी वाले क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ आपको पहले के समय में जब आपका जो 5G है, 4G ये सब नहीं लगा था, उस समय ये स्पैरो को देखने को मिलता था। छोटी सी आपकी गौरैया चिड़ा हमारे आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए मिलती थी। तो इसका नाम क्या है? पेस्टर डोमेस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या है? घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार, एक फाल्फा, या फिर चारा, या फिर बांस, या फिर लाइकन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बांस। बांस जो है आपका, ये घास का सबसे बड़ा ऊंचा भाग है। जो आपका गन्ना भी होता है ना, ये भी आपका घास है, और जो आपका बांस है ये भी आपका घास है। तो याद रखेंगे, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या है? आपका बांस। ठीक है, चलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैं आपको अभी बताया, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है हमिंग बर्ड, आर्कियोटेरिक्स, कड़कनाथ मुर्गा, या शुतुरमुर्ग? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या है? आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। जबकि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आपका हमिंग बर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम पक्षी, जीवित पक्षी कौन सा है? मैं अभी आपको बताया शुतुरमुर्ग।
शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी जो कि सबसे बड़ा है, जीवित है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु, शैवाल, कीट या फिर कवक? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडिया के सारे एग्जाम में आता है दोस्तों। जीवाणु सबसे ज़्यादा है कि शैवाल सबसे ज़्यादा है कि कीट सबसे ज़्यादा है या फिर कवक सबसे ज़्यादा है विश्व में? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जीवाणु। जीवाणु अर्थात आपका हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंडिया के सारे एग्जाम में आता है ये प्रश्न, इसलिए मैं इसको डाला हूँ कि सर्वाधिक संख्या में जो पाया जाता है वो क्या आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीवाणु। और ये एक कोशिकी होता है, क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी होता है। ठीक है, और जो लगभग हर जगह पाया जाता है, मिट्टी में हो, चाहे पानी में हो, चाहे हवा में हो, यहाँ तक जो जीवित जीव हैं जैसे हम लोग, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पेट में भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि पाचन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसकी संख्या जो है सबसे अधिक है। पूरे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? तो बैक्टीरिया। याद रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है? ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रक्त वाला जानवर है? कौन सी रक्त वाला जानवर है? तो बंदर, चूहा, सिर्फ या फिर आपका भेड़िया? ठीक है, इसको आप शीत कर लीजिएगा दोस्तों, शीत अर्थात कोल्ड। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड जानवर है? बंदर, चूहा, सिर्फ या फिर आपका भेड़िया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सांप। सांप जो है आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा? इसमें से सांप है। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये जानवर जो है ना अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। मतलब अपने बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो बाहर का जो आपका गर्मी है उसके स्रोतों पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि उनका जो शरीर है वो तापमान पर्यावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, जो आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनका तापमान क्या है? चेंज होता रहता है टेम्परेचर। जबकि हम लोग ह्यूमन बींग्स का कैसे होता है? चेंज नहीं होता हमारा टेम्परेचर, जैसे गर्मी आए तो गर्म है ऐसा, पर इन लोग क्या है अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बाहरी मतलब आपका पर्यावरण पर डिपेंड करता है इनका। ठीक है, तो इसलिए इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। ठीक है, आपका सांप हो गया, आपका मेढक हो गया, आपका कीड़े हो गए, आपका उभयचर हो गए या मछलियाँ हो गए, ये सब क्या आपके ठंडे खून वाले जानवर हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ठीक है, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटस या फिर टेरिडोफाइट्स? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कवक। कवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंगस। तो फंगस में आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जबकि शैवाल, एल्गी, आपको देखेंगे कि पानी के साइड साइड में जमा रहता है एल्गी, इसमें क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में भी पाया जाता है और टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है जिसमें नहीं पाया जाता वो है आपका कवक है, जो कि फंगस। और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। लाइकन जो होता है जो कवक और शैवाल का क्या है? मिश्रण है, याद रखेंगे। यही प्रश्न था क्या जी? सहजीवी सहचर्य ये किसके बीच में? तो आपका कवक और आपका शैवाल, यहाँ पर इसे सवाल कर लेंगे दोस्तों। तो कवक और आपका ये शैवाल। ठीक, तो लाइकन जो है आपका क्या काम है? लाइकन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में, है ना, किसी भी आपका जो आपका इकोलॉजी है उसको स्टार्ट करने में सक्षम है। और ये वास्तव में एक सहजीवी है, मतलब कि ये लोग साथ साथ रहते हैं। इसमें एल्गी भी आपका साथ रहता है और आपका फंगस भी साथ में रहता है। ठीक है ना, और इस लाइकन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा? तो जहाँ पे बहुत अधिक ज़्यादा प्रदूषण होता है, जहाँ पे बहुत अधिक सल्फर रेन होता है या फिर आपका सल्फर पाया जाता है, वहाँ पर ये लाइकन देखने को मिलता है। इसलिए ये आपका सूचक होता है पर्यावरण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। जो आप लोग पुटू खाते हो अभी ठंडी बरसात में, पुटू, ये क्या है? आपका कवक है। और यही क्या है? आपका मशरूम। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मशरूम। जिसमें आपका कवक से बनता है ये, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है दोस्तों? प्रोटीन मिलता है। तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वो लोग इसको खाते हैं, आपका प्रोटीन पाउडर। और ये प्रोटीन पाउडर आप कवक का भी पाउडर बनता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको समझनी है कि मशरूम क्या है? एक प्रकार का फंगस है, और ये फंगस से उत्पन्न होता है जिसे लोग खाते हैं, पुटू के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम या राजनांदगांव? तो सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ में, याद रखेंगे उसको भी। रायगढ़ के
रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक, वास्तविक केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। वास्तविक जो आपका केंद्रक है अर्थात न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस में उपस्थित रहता है? लाइकेन में, जीवाणु में, कवक में या हरे शैवाल में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जीवाणु। जीवाणु अर्थात कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? ठीक है, कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? केंचुआ, फीताकृमि, मधुमक्खी या रेशम कीट? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फीताकृमि अर्थात टेप वॉर्म। ठीक है, टेप वॉर्म। क्या होता है टेप वॉर्म? जो आपका टेप वॉर्म होता है अर्थात फीताकृमि जो होता है ये एक प्रकार का परजीवी है, परजीवी पैरासाइट जो चपटे कृमि होते हैं जो मनुष्य और अन्य जानवरों के आंतों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? ये एक प्रकार का, तो पहला चीज़ समझ लीजिए क्या है आपका, परजीवी है। ठीक है, कृमि है जो मनुष्यों के और अन्य जानवरों के किस में रहता है? आंतों में रहता है। आंतों जो आपके इंटेस्टाइन है उसमें रहता है। जब उनके अंडे या लार्वा शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह अक्सर दूषित भोजन या पानी के माध्यम से टेप वन संक्रमण का कारण बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये उपयोगी नहीं है। जबकि केंचुआ मनुष्यों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, फर्टिलाइजर के काम आता है। मधुमक्खी से हनी बनता है, आप जान रहे हैं। रेशम कीट से आपका बहुत सारे वस्त्र वगैरह चीज़ बनते हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या है? आलू में मोज़ेक रोग होता है। आलू में एक आपका मोज़ेक क्या डिसीज़ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये किससे फैलता है? तो याद रखेंगे वायरस, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एफिड्स कीट के द्वारा ये फैलता है, याद रखेंगे। जो संक्रमित पौधों के रूप में चूज करके, मतलब ये क्या करता है आपका, कीटों के द्वारा, जो कीट पक्षी होते हैं उसके द्वारा जो संक्रमित पौधे होते हैं उसके जो रस को चूज करके आपका स्वस्थ पौधे में ये वायरस पहुंचता है और आलू में इसीलिए ये मोज़ेक रोग का कारण होएगा, कारण बन जाता है। तो इतना याद रखना है कि आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वो वायरस से फैलता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग अभी नहीं करना है क्योंकि एग्जाम सामने है आप लोगों का। ठीक है, तो पेनिसिलियम क्या है? कवक है, विषाणु है, जीवाणु है या शैवाल है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया के सारे एग्जाम में आया है। तो पेनिसिलिन क्या है आपका? याद रखेंगे कवक है। और पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन थे आपका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसको भी पूछता है परीक्षा में, इसलिए याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपका पेनिसिलिन की खोज करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, टिड्डा, तितली, मशरूम या फिर आपका शैवाल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शैवाल। शैवाल जो कि अर्थात एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और इन लोग क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे कि आपका ये क्या है, एक प्रकार का, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इन लोग अपना भोजन खुद निर्माण कर लेते हैं। स्वपोषित मतलब खुद निर्माण करते हैं अपना भोजन का, जैसे कि आपका पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? जनन, उत्सर्जन, श्वसन या फिर पाचन? हरित ग्रंथियाँ जो है आपका उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रीशन से संबंधित है, इसे याद रखना है दोस्तों। किससे? उत्सर्जन से संबंधित है आपका ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, आप लोगों का एग्जाम कल है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? शुद्ध तत्व, यौगिक तत्व, शुद्ध मिश्रण या फिर शुद्ध तरल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यौगिक। यौगिक क्या है आपका? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, सूखी बर्फ क्या है? ड्राई आइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया के सारे एग्जाम में आया है कि ड्राई आइस क्या होता है, और व्यापक में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। द्रव नाइट्रोजन, बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखेंगे यही आपका क्या है? सूखी बर्फ है दोस्तों। आप लोग इस सूखी बर्फ को देखे होंगे दोस्तों कहाँ? पार्टियों में। आजकल के पार्टियों में आपका जो देखते हैं कलश वगैरह रखते हैं ऐसा करके, और उसमें से धुआं जैसे निकलता रहता है, एकदम कोहरा जैसा फैल जाता है ना। खास करके आपका जो हैलोवीन पार्टी होते हैं उसमें धुआं का जो प्रभाव है उसको पैदा करने के लिए, या आपका जो जैसे आजकल हमारे इंडियन में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन लोग साथ में ले आते हैं तो वहाँ पे धुआं निकलने लगता है, वही क्या कहलाता है आपका? ये ड्राई आइस। तो ड्राई आइस ही क्या है आपका? सूखा बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ये। ठीक, चलिए अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। जो अशुद्ध कपूर है उसको शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या भापी आसवन द्वारा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन द्वारा, अर्थात इसको बोलते हैं सब्लिमेशन।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है आपका, ये आपका भौतिक रसायन परिवर्तन होता है। इसमें ठोस चीज़ डायरेक्ट सीधा होकर के आपका क्या हो, गैस बन जाती है। इसमें जो भी आपका जो सॉलिड चीज़ रहती हैं वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका गैस में। तो यही आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, मतलब फिजिकल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपका हो गया फिजिकल केमिकल रिएक्शन जो होता है यही आपका सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता, किसका सब्लिमेशन नहीं होता, कपूर का, नेफ्थलीन का, फिटकरी का या फिर अमोनिया का। तो देखिए कपूर क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन इसको ऐसे खुले में रख देंगे तो ये उड़ जाता है। इसी प्रकार नेफ्थलीन भी उड़ जाता है और अमोनियम क्लोराइड भी उड़ जाता है। जबकि फिटकरी जो है आपका ये नहीं उड़ता। फिटकरी को अगर आप ऐसे खोल करके रखेंगे तो सब्लिमेशन की प्रोसेस इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है। सर्वोच्च मतलब हाईएस्ट स्पेसिफिक आपका जो हीट है वो किसमें होता है, इसमें कांच में, तांबा में, शीशा में या फिर जल में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जल में। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका जल में। वाटर में क्या जो स्पेसिफिक हीट है जो वो हाईएस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। पानी का मोलर द्रव्यमान कितना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पानी का जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मोलर मास, ये कितना है प्रश्न करता है। तो इसका सही उत्तर है 18 ग्राम। 18 G जो है आपका पानी का मोलर मास है। अगला प्रश्न है सुक्रोज के जल अपघटन, सुक्रोज के जल अपघटन से बनती है। सुक्रोज के जल अपघटन से बनती क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज जो है आपको ये शहद में देखने को मिलता है, याद रखेंगे दोस्तों। जबकि आपका जो सुक्रोज होता है, ठीक है, देखो ये डाइसेचुरेज के बाद हो रहा है जो सुक्रोज है। सुक्रोज में आप किस में देखने को मिलेगा, तो गन्ने में देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से गन्ने हो गए। तो सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, याद रखना है, सुक्रोज आपका शर्करा गन्ने में और फ्रक्टोज आपका शहद में पाया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप्स। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का कितना, 3 होता है। कौन कौन से आपके 3 जो है वो है आपके, एक तो हो गया प्रोटियम, ठीक है, 1H होता है इसमें। दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम, ये आपका 2H होता है दोस्तों। और एक होता है आपका ट्रिटियम, ठीक है, इसमें आपका ये 3H होता है। मतलब कि 1H कहने का मतलब है कि इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, यह होता है आपका प्रोटियम। इसमें आपको देखने को मिलेगा ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। डिटेलिंग से क्लास चाहिए तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को वहाँ पर सभी चीज़ों को बेसिक के साथ समझा करके बताया जाता है। यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लोगों को ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो। आप लोगों को ये समझना है या भविष्य में और आगे एग्जाम्स की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ हम लोग अपने विस्तृत क्लास भी देते हैं दोस्तों, और ये भी पूर्णतः निःशुल्क रहता है। ठीक है, ट्रिटियम जो है आपका 3H को कहते हैं। इसमें याद रखेंगे कि एक प्रोटॉन रहता है आपका और 2 इसमें न्यूट्रॉन रहता है। ठीक, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है या फिर आइसोटॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में, यही आपके 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, चलिए मामूली कट जाने पर यदि आपको छोटा सा कट लग गया तो उस पर फिटकरी को लगा देंगे, फिटकरी को घिस देंगे, तो उससे आपका जो ब्लड का जो बहना है, रक्त स्राव, वो रुक जाता है। क्यों रुकता है, विलायकियन के कारण, इमल्शन के कारण, अपोहन के कारण या फिर आपका कोगुलेशन के कारण। तो ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है अगर हम लोग फिटकरी लगा देते हैं, तो मतलब कि रक्त का खत्ता बन जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर आपका खून बहना बंद हो जाता है। ठीक, दूध क्या है, लेकिन याद रखेंगे ये मामूली कट जाने पर होता है। अगला है दूध क्या है, मिल्क, व्हाट इज मिल्क। पायस, निलंबन को या फैन या फिर आपका जल को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है दूध पायस है दोस्तों। पायस अर्थात कि आपका इमल्शन, क्या है आपका इमल्शन। अगला प्रश्न है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, पेंटोस शर्करा का, हेक्सोस शर्करा का, या आपका टेट्रोस शर्करा का, या डाइओस शर्करा का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्लूकोज आपका हेक्सोस शर्करा का प्रकार है, C6H12O6। तो इसमें आपका 6 कार्बन दिख रहा है, इसलिए इसे हेक्सोस शर्करा कहते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है,
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? देखिए आपको पदार्थ की तीन अवस्था तो आप सभी जानते हैं, जैसे ठोस है, गैस है और तरल है, लेकिन इसकी चतुर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेट क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, जो आपका मिक्सचर नहीं है उसे बताना है। वायु बिल्कुल है मिक्सचर, गैसोलीन, एलपीजी ये भी है, एलपीजी भी है जिसमें आपका प्रोपेन है, बुटेन है। आसुत जल, आसुत जल को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर। मतलब इसमें सभी चीज़ों को डिस्टिल कर दिया जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उसको, तो ये आपका प्योर बन जाता है क्या? डिस्टिल वाटर। तो इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं रहता, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डिस्टिल वाटर। आप लोग देखेंगे जो आप लोगों की एसिड वाली बैटरी रहती है, इसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो बैटरी स्लेट के बगल में जो आपका बना रहता है सेक्शन, इसमें आप लोगों का क्या डाला जाता है? डिस्टिल वाटर डाला जाता है। इसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी नहीं रहता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? मतलब इसमें चार्ज नहीं रहता। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या सिट्रॉन। तो आप सभी को पता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जबकि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन नाम ही इसका ये न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रल रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर है आपका 1, दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा एटम का भाग नहीं है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर आपका प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो रहते हैं दोस्तों, जबकि जो आपका परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन आपका नेगेटिव मतलब नो चार्ज रहता है इसमें, और प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहता है, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसका सही उत्तर है कि कौन इसका भाग नहीं है? तो फोटोन जो है इसका भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो जो वर्षा का जल होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर रहता है, याद रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि जो वर्षा का जल रहता है वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट रहता है। निम्नांकित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ट्रिटियम, प्रोटियम, ट्रेनेशियम या ड्यूटेरियम। तो मैं आपको बताया था अभी, प्रोटियम है जिसमें आपका एक प्रोटॉन है और एक भी इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है। मैं आपको ड्यूटेरियम भी बताया था जिसमें आपका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, और आपको मैं ट्रिटियम भी बताया था जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहता है। ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ। इसमें से कौन सा समस्थानिक नहीं है ये पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ट्रेनीशियम। ठीक है, चलिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, यौगिक है, ये मिश्रण है या फिर विलयन है या फिर तत्व है? तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका ये एक मिश्र धातु है। मिश्र पूछ दिया यहाँ पर तो आपको मिश्र ही है, समझिएगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा? लोहा। लोहा के साथ आपको याद रखना है क्रोमियम देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ आपका कार्बन रहेगा। ठीक है, मतलब लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया और कार्बन हो गया और आपका निकल हो गया। ठीक है, और मोलिब्डेनम, MO, मैग्नीज, ये सब कम मात्रा मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका आयरन, क्रोमियम और आपका कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही सिलिकॉन भी रहता है, इसलिए ये क्या है? आपका मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, उपार्जन द्वारा या आसवन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन द्वारा। जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक खोज, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड, बोर, दी ब्रॉगली या थॉमसन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दी ब्रॉगली। दी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? कौन सा मेटल होते हुए भी आपका विद्युत का कुचालक है? कॉपर, लेड, टिन या निकेल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लेड। लेड क्या है? आपका एक धातु है, उसके बावजूद भी ये क्या है? आपका एक विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक जैसे सम आइसोटॉप्स होते हैं, आई थिंक आइसोटॉप्स होते हैं और आइसोबार होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, बट सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। पर यहाँ पूछ रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है,
सब न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? तो परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं इसमें। परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो इसका सही उत्तर यही है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा आपका हीट का बहुत अच्छा चालक है? ईथर, बेंजीन, पारा या आपका पानी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पारा। पारा जो है आपका ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा इन द सेंस मर्क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, नील बोर ने या जे थॉमसन ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है। तो इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन, चैडविक, रदरफोर्ड या युकावा? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है दोस्तों आपके एंडरसन। ठीक है, PA। चैडविक ने क्या खोजा था दोस्तों? तो चैडविक ने आपका क्या खोजा था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? आपका न्यूक्लियस की खोज किया था और साथ ही साथ इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और प्रोटॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। जे थॉमसन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण होती हैं। कैथोड किरण कैसे होती हैं? एक्सरे कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर विकिरण? कैथोड किरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये आंसर है इसका सही, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम्स। कैथोड रो में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की जो रेस निकल के आते हैं वो आपके कैथोड किरण बनते हैं। नेक्स्ट है, एक कैथोड, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम या प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस तथा आयन? तो इसका सही उत्तर है, एक परमाणु के 3 आधारभूत तत्व होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल चार्ज होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम कार्य उस समय होगा। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर ढकेला जाए, चिकनी रोलर पर धकेला जाए या एक समतल क्षैतिज जगह पर खींचा जाए। तो इसका सही उत्तर होगा चिकनी रोलर पर धकेला जाए, तब उसका आपका न्यूनतम कार्य होगा दोस्तों। रोलिंग करने लगेगा, इजिली मूव होगा। तो नेक्स्ट है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रही वस्तु का अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होगा? तो उसका अधिकतम ऊंचाई पर वेग तो 0 हो जाएगा पहुंचने के बाद। कोई भी हम लोग एलिमेंट के ऊपर फेंकेंगे, मतलब कोई भी सामान को, तो यहाँ जाकर अगर रुकेगा वो सामान, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के बीच विद्युत शक्ति, अणुओं के बीच सहसंजक बल, अणुओं के बीच असंजक बल या अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका सही उत्तर है अणुओं के बीच सहसंजक बल। ठीक है। नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो याद रखेंगे आपका स्पीड। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल जो है अधिक द्रव्यमान की, क्योंकि ड्यूस बॉल होती है, और एक टेनिस बॉल जो है आपका टेनिस की रहती है। दोनों को फेंका जाता है और यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल, अगर उनको रोका जाए फेंक करके, तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो क्रिकेट बॉल जो कि ज़्यादा भारी है तो उसमें अधिक बल लगेगा रुकने के लिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? अधिकतम, न्यूनतम, परिवर्तित या शून्य? तो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आभासी बल है? आभासी बल को अपन लोग पीसीडी फोर्स बोलते हैं या एपरेंट फोर्स भी कहा जाता है। और ये कौन सी बल है? तो अब केंद्रीय बल याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है ये। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्नेहक बोलते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, जो कि आपका क्या काम करते हैं? ये लोग किसी भी चीज़ को मूव इजीली कराने का काम करते हैं, घर्षण कम होता है। जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये सभी आपका स्नेह का कार्य करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जड़त्व का नियम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किसकी समानुपाती होती है? आवेग, आघूर्ण, बल या गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है बल, फोर्स। ठीक है, किसी भी रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी आपका? उसका फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है जिसका परिमाण और जिसका आपका दिशा दोनों होता है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूरी रहता है और परिमाण नहीं रहता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? तो आवेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण या गति। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गति। वेलोसिटी, इसमें क्या है आपका? मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें आपका परिमाण नहीं है, दूरी है, ठीक है, लेकिन इसका कोई रिजल्टेंट नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। जबकि आवेग, विस्थापन और आपका टॉर्क, इसमें आपका जो है डिस्टेंस भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? आपका गति नहीं है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, शून्य से अधिक होती है या फिर शून्य से कम? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनंत, शून्य, शून्य से अधिक या फिर शून्य से कम। तो इसका सही उत्तर है शून्य से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉकेट नोदन का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो रॉकेट नोदन का सिद्धांत जो है आपका न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, मोमेंट पर आधारित रहता है ये। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? तो अल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं, अनिनोमीटर से आपकी पवन की गति मापेंगे, क्रोनोमीटर से आपका सही समय को मापते हैं, और डोजीमीटर जो है आपके किसी संपर्क में आए विकिरण का पता लगाने के लिए डोजीमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। किसी भी विकिरण को संपर्क में जो आता है ना, तो उसका हम लोग मापने के लिए, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा को मापने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा रेस को मापने के लिए हम लोग डोजीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और सटीक समय पता करने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अल्टीमीटर जो है आपका ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? गति, त्वरण, द्रव्यमान या उपहार? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है आपका जड़त्व का माप के लिए मुख्य मात्रा है। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम? तो इसका सही उत्तर है न्यूटन का पहला नियम जो है आपका गैलीलियो के आपके गिरते पिंड के नियम की और से नाम से भी जाना जाता है। ये पहला नियम जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसी होती है? तो याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के आपके भंडारित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं इसे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी चलते हुए वस्तु की गति को आधा करने पर, किसी चलते हुए वस्तु की गति को हम लोग आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 1/4 हो जाएगी। अगर हम लोग क्या कर देंगे? आधा कर देंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ mv का स्क्वायर, वेयर m इज मास एंड v इज वेसल वेलोसिटी। m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग है इसका, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 आपका द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो इसलिए आप इसे लगा के देखिएगा गतिज ऊर्जा में, तो ये आधा करने पर इसका मान 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैंटिलीटर बीम का उदाहरण है? तो जो आपका गोता लगाने का बोर्ड, साधारण तराजू, झूमझूमी या पुल? इसमें सही उत्तर है दोस्तों पुल। जो आपका पुल है, पुल में वहाँ पे कैंटिलीवर बीम लगा करके वहाँ पे पुल को बनाया जाता है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाएगी, ग्रेविटेशन के द्वारा ही रखी जाती है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल या स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल? तो क्षयकारी बल जिसमें आपका क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, उसी को ही क्या बोलते हैं? क्षयकारी बल। मतलब कि घर्षण होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, अवरोध उत्पन्न होगा। दूध के मंथन पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो उसके गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से ही आपका उसका प्रतिक्रिया करता है किसी पिंड का वजन। अगला है, गैस भरे गुब्बारे पर नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सुई गुब्बारे की तुलना में नाखून की तुलना में
सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूध की संघनता मापते हैं हम लोग किसमें? लैक्टोमीटर, गैल्कोमीटर, कैल्शियोमीटर, ध्रुवणमापी। तो लैक्टोमीटर जो होता है वो आपका दूध मापने का आपका यंत्र है। लैक्टोमीटर जो है मापने का क्या है? प्रयुक्त उपकरण है, याद रखेंगे। जिसमें हम लोग उसमें आपका क्या, देखिए दूध से दही बनने के भी प्रोसेस में आपका कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? आपका लैक्टोबैसिलस। और यहाँ पर दूध मापने के लिए भी जो यंत्र उपकरण का उपयोग कर रहे हैं वो लैक्टोमीटर है। एक लकड़ी के टुकड़े के पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? लकड़ी के भार के बराबर होगा। ठीक है, चलिए। टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन का लुईस ब्रेस, राइट ब्रदर्स, जेल बर्ट, जेम्स वाट। तो जेल बर्ट ने क्या किया था? टेलीविजन का खोज किया था। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का खोज किया था। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का खोज किया था। और जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की थी। अगला, वृत्ति गति के लिए क्या चाहिए? इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। एक समान वृत्ति गति एक त्वरित गति है। इसमें सदैव एक त्वरण कार्यरत है। त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। देखिए वृत्ति गति से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, वृत्ति गति कर रहा है अगर कोई सा तो अभिकेंद्री बल। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है? यहाँ पर आपका मौत का कुआं है, ये मौत का कुआं। यहाँ पर आपका गाड़ी यहाँ चलती हैं तो अपना फोर्स से सेंटर की ओर लगाते हैं, अभिकेंद्री बल लगता है इसमें। कौन सा फोर्स लगता है आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी सरल रेखा की अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? यदि किसी सरल रेखा की अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होते रहती है, चेंज होते रहती है, तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? तो उस वस्तु की चाल को असमान कहते हैं। अगर वो चेंज हो रहा है मतलब वो नॉन लीनियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से अगर हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि उसका ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका वो बढ़ेगा हमेशा। ठीक है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, यदि वस्तु एक समान समय में असमान दूरी करती है तो क्या कहा जाता है? एक समान या तरल रेखीय या असमान या साम्य। तो असमान ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु मुक्त पतन करे तो उसका आभासी भार क्या होगा? कोई वस्तु जो है वह मुक्त पतन करे तो उसका आभासी भार क्या होगा? तो उसका आभासी भार 0 प्रतीत होगा, क्योंकि वो मुक्त पतन कर रही है, ये फ्री आपका रिलीज हो रही है। ठीक है, संपर्क बल और को क्या कहा जाता है? तो संपर्क बल जो अगर हम लोग देखिए किसी भी चीज़ के संपर्क में ऐसे आ रहे हैं तो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए घर्षण बल कहते हैं या घर्षण बल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बॉल पेन का सिद्धांत। जो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है आपका याद रखेंगे सरफेस टेंशन पर काम करता है और कैपिलरी मेथड पर काम करता है। मतलब पृष्ठ तनाव के आधार पर बॉल पेन का सिद्धांत काम करता है। बॉल पेन को आप लिखेंगे तो ये आपके पृष्ठ तनाव के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार का होता है सरफेस टेंशन के कारण ही। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल का आघूर्ण क्या होता है? 1 से कम, 0, 1 से अधिक या फिर अनंत। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है 0। ठीक है, तो किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल का आघूर्ण क्या होता है? वो आपका 0 हो जाता है। एक बार किसके बराबर होता है? 103 पास्कल, 105 पास्कल, 107 पास्कल या 109 पास्कल। तो इसका सही उत्तर है एक बार 105। एक बार 105 याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार 105 पास्कल। नेक्स्ट है, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड की ओर मूव करती है, 5 सेकंड में बढ़ा देती है। ठीक है, कोई मोटर कार अपने वेग को, अपने वेलोसिटी को 40 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में बढ़ा देती है, तो इसका त्वरण माप क्या होगा? तो इसका त्वरण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? v = u + at लगा लीजिए आप। क्या होता है? v = u + at। ये नियम आपका कौन सा है? न्यूटन का पहला नियम। तो यहाँ पर हम लोगों को वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 60 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका? 40। एक्सेलरेशन ही निकालना है हमको और टाइम दिया है 5 सेकेंड। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5a, तो एक मान क्या आ जाएगा? 4। तो ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होता। आंसर हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु को 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका संवेग याद करना है। तो संवेग मोमेंटम को बोलते हैं। तो P = m और v। m क्या है? मास है। तो P = मास कितना है आपका? 18 kg है। और आपका वेलोसिटी क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो हो गया 18 चक्के कितना हो गया दोस्तों? 108। ठीक है, तो P का मान कितना आ गया? संवेग का मान आ गया 108 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? तुल्यकालिक उपग्रह, ठीक है,
जो आपका जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं उसकी परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है दोस्तों। 24 घंटे में वो रोटेट करते रहता है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ये सब डेटा याद रखना है दोस्तों। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें जिसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड है वेग। तो हम लोगों को पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। हाफ m क्या है यहाँ पे, मास 20 किलो, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका 4, ये कट गया 2, तो आपका आ जाएगा 40 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर आपका v का स्क्वायर है, ये 4 होगा। ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपका 160 जूल। 160 जूल ये इसका सही उत्तर होगा। ये v का स्क्वायर भी है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी की सतह पर भार कितना होगा। 10 किलोग्राम वाली वस्तु का पृथ्वी पर सतह पर भार क्या होगा। तो देखिए 10 kg, और यहाँ पे ग्रेविटी कितना होता है, ग्रेविटी का मान पता है 9.8 होता है दोस्तों। तो आप इसको 10 × 10 कर लीजिए, अप्रॉक्स मान लीजिए, तो 100 न्यूटन होगा। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, 100 न्यूटन। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाया जाए तो उस वस्तु का जो वेग है वो 12 से 20 सेकंड में हो जाता है मीटर पर सेकंड। इस बल की गणना कीजिए, न्यूटन में करें। तो वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v क्या है, फाइनल क्या है आपका 20, इनिशियल क्या है आपका 12, और एक्सेलरेशन हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, इसका जो बल है, बल ही आपका एक्सेलरेशन है, ये निकालना है हमको। और टाइम कितना है, 4 सेकंड दिया हुआ है। ये हो जाएगा बराबर, इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा, ये हो जाएगा 4a, 4 × 4 2 8। तो एक्सेलरेशन आ गया 2। अब हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना था। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन आया था 2, तो फोर्स कितना निकल गया, बल इसका 10। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 10। इस प्रकार से न्यूमेरिकल को वहाँ पे सॉल्व करना है। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है और उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका संवेग क्या होगा। तो P इज इक्वल टू mv लगा लीजिएगा। m क्या है 10, और कितना है एक्सेलरेशन 2, तो 20 आ जाएगा, 20 kg मीटर पर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बस 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में करती है, मतलब टोटल दूरी कितना हो रहा है, 20 + 40 + 30 हो जा रहा है। कितने घंटे में, 1 घंटे में, मतलब कितना घंटा हुआ, 3 घंटे में। इस सब को जोड़ लीजिए तो इसकी औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, आपके कुल तय की गई दूरी बटे कितना समय है, उसको ऐड करके हम लोग भाग दे दिए, 4 3 7 8, 90/3, और ये हो जाएगा आपका 30। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ है, उसकी चाल होगी। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण लागू है। न्यूटन का तीसरा नियम, मतलब कि कौन सा आपका हो गया, संवेग, मोमेंटम का संरक्षण, न्यूटन का तीसरा नियम। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ये 20 किलोग्राम है, इसको 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया दोस्तों। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। मास दिया हुआ है आपका 20 kg, और एक्सेलरेशन दिया है आपका कितना, 9.8 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2। 9.8 एक्सेलरेशन में आपको ग्रेविटी का मान ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 ले लिया मैंने, या इसको मैं 10 ले सकता था। 20 × 10 कर लेते हैं, या 2 कर लेते हैं। ठीक है, × 2, तो 20 2 2 4, ये हो जाएगा आपका 400 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 400 जूल, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, नेक्स्ट है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान, मास और आपके वेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान परिवर्तनीय है, भार अपरिवर्तनीय है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है द्रव्यमान जो है अपरिवर्तनीय है। किसी भी चीज़ का जो मास है, चाहे इस फ़ोन का हो, चाहे इस आपकी किताब का हो, उसका मास एज इट इज़ रहता है, हमेशा यथावत वही रहता है। ठीक है, जबकि वेट जो है आपका ये परिवर्तनीय है, क्योंकि वेट में आपका ग्रेविटी का मान भी लग जाता है 9.8। तो अकॉर्डिंग टू आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, द वैल्यू ऑफ वेट इज चेंजेस, बट मास जो है आपका द्रव्यमान सेम रहता है। चाहे उसे हम कहीं पे भी लेके जाएं, ध्रुव पे लेके जाएं, चांद पे लेके जाएं, कहीं पर भी लेके जाएंगे, तो मास जो है आपका किसी भी चीज़ का, द्रव्यमान यथावत रहता है। अगला है, फाउंटेन पेन सिद्धांत किस पर काम करता है।
द्रवों का उच्च से निम्न विभाग की ओर जाना, निम्न वेग की ओर जाना, कोशिका क्रिया, बर्नौलिस का सिद्धांत या द्रवों की शान्यता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोशिका क्रिया, कैपिलरी प्रोसेस। कैपिलरी प्रोसेस के माध्यम से आपका जो फाउंटेन पेन है वो काम करता है। सरफेस टेंशन इसका मुख्य क्या है, आपके सिद्धांत पर है। ठीक है, मतलब कि आपका हो गया पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है और कोशिका क्रियाएं। ठीक है, कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर प्रति सेकंड का मंथन अनुभव करती है। ब्रेक लगाने के बाद वो 6 मिनट का क्या होता है, इसके में मूव हो जाता है दोस्तों। ये आपका ये आपका ब्रेक लगाई, गाड़ी चल रही थी ट्रेन आपकी, और 6 मीटर प्रति सेकंड का क्या किया इसने, ब्रेक लगाने के बाद मूव किया एक्स्ट्रा। ठीक है, कितना आपका 2 सेकंड में। ठीक है, 2 सेकंड में क्या कर रही है, गाड़ी रुक जा रही है। तो हम लोगों को पता है सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा यही प्रश्न किया है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल कितना है 6 मीटर पर सेकंड और समय है 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका क्या हो जाएगा 12 मीटर का ये क्या करेगा आपका, आगे बढ़ेगी गाड़ी। ठीक है, मंथन महसूस करेंगे। एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंका जाता है, एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, और पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अच्छी रहती है। ये अच्छी रहती नहीं है, ये अचर रहती है। अचर मतलब कि जो चीज़ आपका इमोबाइल है, इमोबाइल जो चीज़ मूव नहीं करती है। तो एक व्यक्ति है या फिर एक गेंद को लंबपूर्वक ऊपर की ओर फेंका गया, इस बॉल को ऊपर लंबपूर्वक परपेंडिकुलरली आपको सीधा ऊपर फेंका गया, तो उसकी चाल के दौरान उसकी भौतिक मात्रा अचर रहती है। कौन सी, ऊर्जा, विस्थापन, गति या फिर त्वरण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उसका जो ऊर्जा है वह उसका अचर रहता है। ठीक है, चलिए बदलता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू याद रखना है, ग्रेविटी का मान कितना रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि मैं आपको अभी बताया हूँ कि जिसका परिमाण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दूरी होता है। तो ऐसा में आपका कौन सा अदिश राशि है, तो ऊर्जा इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि संवेग, बल और आघूर्ण ये तीनों ही आपकी सदिश राशि हैं। जबकि आपका ऊर्जा क्या है, आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। 0.5 kg द्रव्यमान वाली गेंद की वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। 0.5 kg द्रव्यमान वाली एक गेंद है, उसका वेग है 4 मीटर पर सेकंड है। गेंद के पास गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv का स्क्वायर। हाफ मास कितना है 0.5 kg, वेलोसिटी कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/0.5 को हम लोग हाफ लिख सकते हैं दोस्तों, 4 × 4। ये कट गया, एक कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 जूल। इसका कितना आ जाएगा 4 जूल। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ता है, इसका द्रव्यमान घटता है, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो मैं बोला हूँ कि किसी भी चीज़ का द्रव्यमान हमेशा वही का वही रहेगा, सिर्फ उसका वेट बदलता है ग्रेविटी के कारण, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि इसमें से भाप निकल जाता है। भाप, अरे भाई ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता, बात सही है। उच्च दाब चावल के दानों के कड़ी परत को दलहन कर देता है, ये भी बात ठीक है। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, क्वथनांक, यही इसका सही उत्तर है। क्या है आपका क्वथनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका प्रेशर इतना, आपको इसका प्रेशर बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, प्रेशर कुकर इसका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर के नहीं गुजरती। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ पर से दोस्तों। तो कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, इसका सही उत्तर उड़ीसा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, 23.5 डिग्री इसको बोला जाता है कर्क रेखा का मान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका हो गया त्रिपुरा और फिर आपका मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के क्या गुजरती है, आपकी कर्क रेखा गुजरती। सर्वाधिक को याद रखना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, और न्यूनतम को याद रखना है राजस्थान।
ठीक है। न्यूनतम क्या आपका राजस्थान है, जबकि एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कर्क रेखा का विस्तार है। ठीक। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करती है? 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करती है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, अंडमान को लक्षद्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, या अंडमान को निकोबार से। तो इसका सही उत्तर है अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो चैनल बनाया गया है अंडमान से आपका निकोबार को, यही आपका क्या है 10 डिग्री चैनल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु कौन सा है दक्षिण का? तो याद रखेंगे इसका आंसर है आपका कैप कैमोरिन। ये कहाँ है दोस्तों? आपका तमिलनाडु के एंड में है। ठीक है, तमिलनाडु के एंड में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य पाकिस्तान से नहीं लगा है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो राजस्थान लगा है, गुजरात लगा है, पंजाब भी लगा है, जबकि हरियाणा जो है नहीं लगा है। इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पृथ्वी किस दिशा पर घूम रही है अपने अक्ष में? देखिए ये आपका सूरज है दोस्तों और ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है आपको पता है, लेकिन पृथ्वी क्या है ना अपने ही अक्ष पे भी घूम रही है और अपने अक्ष में 82.5 डिग्री झुकी भी हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है। पृथ्वी कैसे अपने ही घूर्णन कर रही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, इसे याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है जास्कर श्रेणी। देखिए ये अभी आपका आबकारी परीक्षा हुआ था, आबकारी आरक्षक, इसमें आया हुआ प्रश्न है। मैं आपको जानबूझ के यहाँ पे रखा हूँ कि किस प्रकार से पेपर आने की संभावना है, क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए ये प्रश्न है आबकारी आरक्षक 2025 का। जास्कर श्रेणी किस हिमालय पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर जास्कर श्रेणी है जो कि हिमालय पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय है गंगा सागर द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, न्यू मोरे द्वीप या कोको जलमार्ग। तो इसका सही उत्तर है न्यू मोर द्वीप जो है आपका, वो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है ये द्वीप। ठीक है, ये द्वीप आपका ये अंडमान एंड निकोबार है, इसके ऊपर में यहाँ पर है, ये आपका बांग्लादेश है दोस्तों और ये भारत का क्षेत्र है ऐसा। तो यहाँ पर ये जो द्वीप है यही आपका क्या है विवादित स्थल है। कौन सा द्वीप है ये? न्यू मोरे द्वीप। ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक लंबे काल को दर्शाता है? प्री कैम्बियन, पूरा जीवी या मध्य जीवी या नवजीवी? तो इसका सही उत्तर है प्री कैम्बियन युग। प्री कैम्बियन युग जो है आपका सबसे लंबा काल है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश कौन सा है? तो काली मिट्टी वाला क्षेत्र जो आपका कौन सा है? दक्कन का पठार क्षेत्र है, ये आपका बेसाल्ट लावा युक्त प्रदेश है। ठीक है। जबकि हिमालय एक वलित पर्वत आप जानते हैं। वृहत मैदान जो आपका देख सकते हैं गंगा का जो वृहत मैदान है, और तटीय मैदान जो आपका कोस्टल एरिया है वो, जिसमें आपका तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जितने भी आपके समुद्र से लगे हुए तट वाले क्षेत्र हैं वो तटीय मैदान कहलाते हैं। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो मेघालय जो है दक्कन का पठार का भाग है दोस्तों। मेघालय किसके अंदर आता है? तो याद रखना ये मेघालय जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का भारत का हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा है। कौन से पठार? दक्कन का पठार का हिस्सा है। ठीक है, मेघालय को याद रखना, ये आपको दिखेगा ज़रूर। अरुणाचल प्रदेश ये वाला क्षेत्र में जो है आपका ये मेघालय जो है यहाँ दिखेगा ज़रूर आपको असम के पास में। ये हिमालय का क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। ये आपका मेघालय जो है ये वाला जो जिसमें आप गारो, खासी, जयंतिया हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है आपका दोस्तों? तो अभी मासिनराम में होता है, जो कि आपका खासी, ये जो बीच वाला जो है आपका खासी की पहाड़ी है वहाँ पर है। और खासी का पहाड़ी का नाम खासी क्यों है? कि वहाँ पर खासी जनजाति निवास करती है। सभी डिटेलिंग में आप लोगों को अपने प्लेलिस्ट में जो बनाया हुआ जीएस का सेक्शन उसमें भी बताया हुआ हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और गहन और इंटेंसिव स्टडी करवाऊंगा। इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा। ये आपका एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसमें जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ ताकि परीक्षा में आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए भारत में कितने द्वीप हैं ये देखिए। भारत में कितने द्वीप हैं? तो भारत में याद रखेंगे 247 द्वीप हैं। ठीक है, भारत में कितने द्वीप? इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका 204 जो द्वीप है आपका, ये आपका बंगाल के खाड़ी वाला क्षेत्र में है, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। जबकि आपका जो बचा हुआ 43 द्वीप है, 43 द्वीप जो है वो आपको याद रखना है कि अरब सागर वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 247। तो भारत में कितने द्वीप हैं? तो 247, भूलिएगा नहीं दोस्तों, 204 + 43। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किस राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ जो है आपका ये भी प्रायद्वीपीय का क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि आपका गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत की एकमात्र जो है एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों बैरन द्वीप।
बैरन द्वीप जो है आपका भारत का एकमात्र क्या है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? भारत की ना, ठीक है, भारत की। आप इसमें हिमालय मत लगा लीजिएगा दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका केटू है, केटू गार्डुनास्टिन कंचनजंगा। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन के अनुसार देखिए यहाँ पर सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ही आपका क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ही रखा गया था, गार्डियन ऑस्टिन के नाम पर। केटू माउंटेन भी बोला जाता है इसे, क्या बोलते हैं, केटू माउंटेन। और ये कहाँ पर है आपका, याद रखेंगे, अभी जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है, इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग आपको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान में लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये आपका जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र था ऐसा, ठीक है, ये जो भारत का नक्शा का टॉप हेड है जो ऐसा बना हुआ है, तो पहले ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में आता था। अब ये क्या है ना, लद्दाख में ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पर आपका केटू गार्डियन ऑस्टिन है, तो ये कहाँ याद रखेंगे, अब वर्तमान में लद्दाख के अंतर्गत आता है ये लद्दाख, ठीक है। लद्दाख अब याद रखेंगे देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दूसरे नंबर पे आपका जम्मू है, तीसरे नंबर पे आपका अंडमान है। इस प्रकार से आप चीज़ों को यहाँ पर भी क्रम में जमाने भी आ सकते हैं दोस्तों। तो डिटेलिंग के साथ हम लोग बताते हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डियन ऑस्टिन, और केटू गार्डियन ऑस्टिन अभी वर्तमान में लद्दाख के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर है। जबकि आपका माउंट एवरेस्ट जो कि अब कहाँ पर है, नेपाल में आता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 884 मीटर है। तो इतना चीज़ों को याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत की है वो है केटू कंचनजंगा बोलते हैं जिसको, गार्डियन ऑस्टिन। माफ़ करिएगा, जो कंचनजंगा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जो कि आपका सिक्किम में स्थित है यहाँ पर। और ये लगभग आपका दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है, ठीक है। 8586 मीटर की उसकी ऊंचाई है। जबकि 8611 आपका क्या था, केटू गार्डियन ऑस्टिन, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा, फ्लो में हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, बेगा, कोरवा, हलवा। तो गोंड छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। मैं आप लोगों को बताया था पिछले क्लासेस में कि भारत में सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है, तो भील जनजाति सबसे बड़ी है, उसके बाद आपका गोंड है। उसी प्रकार मैं आपको बताया था भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो अलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर नया प्रश्न है आपका, घोटुल प्रथा किस जनजाति संबंधित है? तो माड़िया जनजाति संबंधित है घोटू, ठीक है, मुड़िया एंड देयर घोटुल। वेरियर एल्विन ने लिखा था वो किताब। नेक्स्ट है गेड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुख्य रूप से बोल रहा है दोस्तों, पूरे छत्तीसगढ़ में गेड़ी नृत्य किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मुड़िया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोयले के क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पहाड़ी कोरवा, या आपका कोरवा जनजाति, ठीक है। अगला है पंडो, छत्तीसगढ़ जनजाति पंडो जो है किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करती है? पंडो जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करती है? तो याद रखेंगे सरगुजा संभाग में पंडो जनजाति निवास करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके एक मॉडल पेपर जो आपका प्रयोगशाला परीक्षा के लिए मैंने बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के छत्तीसगढ़ का जितना भी एमसीक्यू डाला हूँ मैं उसको एक बार पढ़ लीजिए परीक्षा से पहले। छत्तीसगढ़ के लिए करंट अफेयर्स का भी मैंने सीरीज़ बनाया था आबकारी आरक्षक के लिए, उसे भी आप लोग जरूर से देखिएगा, उसमें से भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, कल का एग्जाम है जब आप लोगों का, उसको बहुत अच्छे से बनाना है, शांतिपूर्वक बनाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अपना टाइम पर पहले पहुँचे, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम पर पहुँचना। आईडीज रख लेना प्रॉपर, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना है आपको। पानी बोतल रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को घड़ी भी का टेंशन मत पड़िएगा। घड़ी अलाउ है, एनालॉग घड़ी पर मत ले जाइए, वहाँ पे घड़ी लगा दिया जा रहा है, इतना वहाँ पे टेंशन होता है आजकल, तो आप लोग उसके लिए मत जाइए। लाइट कलर का आप लोगों को टी शर्ट या शर्ट पहन लीजिएगा, लेकिन हाफ शर्ट या हाफ बाहीं वाला, ठीक है, हाफ बाहीं वाला, इसको याद रखना है। चप्पल पहन के जाइएगा भैया, स्लीपर पहन के जाइएगा, नहीं तो फेंकवा देंगे। चप्पल पहनिएगा, स्लीपर, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि कोई भी मेटेलिक सामान मत रखिएगा, आप लोग मेटेलिक सामान मत रखिएगा। समय से 2 घंटे पहले जाना है। आपका एग्ज़ाम जैसे 11 बजे, तो आप मान के चलिए 10 बजे आप कम से कम पहुँच ही जाइए, 10 बजे तक, ठीक है। तो पेपर को
इतनी सारी चीज़ों को याद रखें कि समय से चाहिए, आईडी रख लीजिए, एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ भी सामान नहीं ले जाना है, हाफ शर्ट लाइट कलर का पहनना है, लाइट कलर भैया याद रखेंगे लाइट, मैं तो बोलूँगा वाइट ही पहन के जाइएगा आप लोग, चप्पल पहन के जाना है, मेटेलिक सामान कुछ भी नहीं रखना है, चाबी वाबी पैसा वैसा कुछ भी मत रखो, बहुत सारे सेंटर्स में पता चला है पैसा ले जाने भी नहीं दे रहे थे लोगों को, तो आप लोग पैसा भी मत रखिएगा, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर को आराम से बनाइएगा, पेपर आप लोगों का 2 आवर्स का है, थ्योरी पेपर रहेगा मुख्य रूप से, न्यूमेरिकल कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोग इसको शांतिपूर्वक बनाइएगा, मतलब कि ईजी होकर के बनाइएगा पेपर को, ठीक है। पेपर चाहे कैसे है, टफ है या ईजी है, आराम से बनाइएगा और आखिरी दम तक बनाते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा, यदि आप लोगों को कन्फ्यूज़न है 2-4 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, रिवीजन करिए और जल्दी सोइए, जल्दी उठ करके एक बार रिवीजन करके घर एग्ज़ाम देने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। एग्ज़ाम का सॉल्यूशन, इस पेपर का सॉल्यूशन पेपर के बाद मैं शाम तक आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, पूरे जितने भी आंसर्स हैं इसके, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।